कार्तिक को थोड़ा वक्त चाहिए था ताकि वो नैना से इस बारे में अकेले में बात कर सके। वहीं सबके मन में एक सवाल था कि नैना की असली पहचान क्या थी। वो अपने ही परिवार से क्यों दूर रहना चाहती थी? उसके परिवार में ऐसा क्या हुआ था कि वो उनसे इतना डर रही थी? वहीं इधर कार्तिक जैसे ही नैना को उसके कमरे में छोड़ के आता है तो वहाँ खड़े सारे लोग कार्तिक से अपने अपने सवाल करने लगते हैं। सूरज जी पूछते हैं, कार्तिक बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तभी किरण जी भी पूछती हैं, हाँ बेटा, नैना को अपने परिवार के पास क्यों नहीं जाना? क्या वो अपने घर से भागकर यहाँ आई थी? तभी रीत भी कार्तिक से पूछती है, कार्तिक भाई, नैना भाभी ने ऐसा क्यों कहा कि उनका उनके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है? बताइए ना भाई। वहीं कार्तिक उन सब की बात सुनने के बाद सबको शांत करते हुए कहता है, अरे बाबा रुको जरा, मेरी बात सुनो। बात ये है कि नैना की सौतेली माँ और सौतेली बहन ने उसका जीना हराम कर रखा है और इस मामले में उसके पापा भी हमेशा अपनी बीवी का ही साथ देते हैं। और अगर उस घर में नैना का कोई साथ देता है तो वो सिर्फ उसका सौतेला भाई है जो उससे काफी प्यार करता है। उस पूरे घर में सिर्फ उसका भाई है जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। वहीं उसकी माँ और पापा उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करवाना चाहते थे, इसलिए वो घर से भाग आई है। कार्तिक की सारी बात सुनकर किरण जी को उसके परिवार पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भी अब नैना से बहुत प्यार करने लगी थी और अब नैना के बारे में वो एक भी चीज बर्दाश्त नहीं करने वाली थी और इसलिए वो नैना के परिवार के लोगों को बुरा भला बोलने लगी। क्या बेहुदा परिवार है, इतनी प्यारी और फूल सी बच्ची के साथ कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है? नैना ने बिल्कुल अच्छा किया जो वहाँ से सीधे यहाँ आ गई। ऐसा परिवार किस काम का अगर उसे आपकी खुशी की कोई फिक्र ही ना हो। वहीं रीत भी अपनी माँ की बातों में हाँ से हाँ मिलाते हुए बोली, सच में नैना भाभी का परिवार बहुत ही बुरा है। जब वो शादी करना ही नहीं चाहती तो उन्हें फोर्स कैसे कर सकते हैं? तभी रेहान कहता है, डोंट वरी, अब से हम भाभी को प्रोटेक्ट करेंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे और उन्हें हमेशा खुश रखेंगे। वहीं उन सब की सारी बातें नैना अंदर कमरे के दरवाजे से टिक के सुन रही थी और फिर ये सब सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसे बहुत अच्छा लगा था उन सब की बातें सुनकर और तभी वो सोचने लगी, ये किस्मत भी कितनी अजीब है। मुझे मेरे परिवार से कभी इतना प्यार नहीं मिला और यहाँ मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है। क्या ये सब सपना तो नहीं है? थैंक यू भगवान जी कि आपने मुझे इतने प्यारे और अच्छे परिवार के साथ रहने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। और फिर परिवार के सारे लोग नैना को खुश करने के लिए उसका कमरा अच्छे से डेकोरेट करने में लग गए, क्योंकि वो अब नैना को किसी भी हाल में दुखी नहीं रखना चाहते थे। तभी कार्तिक को कुछ देर बाद रोनित का कॉल आया। रोनित रॉय कार्तिक का असिस्टेंट था और वो उसे कॉल करके डायरेक्टर की मीटिंग में आने की बात याद दिलाते हुए बोला, कार्तिक मेरे भाई, एक बैड न्यूज है। आज फिर से उस हिटलर ने एक मीटिंग रखी है 5 बजे। उस मनहूस के पास और तो कोई काम ही नहीं है। तुम्हें खास आने को कहा है तो भूलना मत। इस पर कार्तिक ने हंसते हुए हाँ बोलकर अपना कॉल रख दिया और फिर कार्तिक रेडी होकर रेहान और रीत को नैना का ध्यान रखने को कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं ठीक 5 बजे ऑफिस में मीटिंग भी शुरू हो चुकी थी। मीटिंग में यश अपने पापा दशरथ के साथ इस वक्त बैठा था। वहीं मीटिंग चालू होने के करीब 10 मिनट बाद कार्तिक आया तो ये देखकर यश को उसे फिर से नीचा दिखाने का एक मौका मिल गया और फिर तभी यश कार्तिक के ऊपर ताना मारते हुए कहता है, मिस्टर कार्तिक ओबरॉय, आपके पास घड़ी नहीं है क्या? क्योंकि आपको वक्त की सच में कद्र नहीं है। यू आर 10 मिनट लेट, एनी एक्सक्यूज? ये सुनते ही मीटिंग में बैठे हुए सभी लोगों का ध्यान कार्तिक पर चला गया। तो वहीं यश को सबके सामने कार्तिक का इंसल्ट करने में बहुत मजा आ रहा था। वहीं यश के ऐसे कहने पर कार्तिक ने खुद को शांत करके बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ कहता है, आई एम सॉरी एवरीवन, मेरे पास घड़ी थी पर मेरे पास हर एक मीटिंग के लिए समय नहीं है और जहाँ तक मुझे पता है मैंने अपना काम पहले ही यहाँ सबमिट करवा दिया था, तो मुझे नहीं लगता मेरे ना होने से किसी को कोई तकलीफ हुई होगी। एम आई राइट मिस्टर ओबरॉय? उसकी इस बात पर वहाँ बैठे हर शख्स के चेहरे पर एक तमाचा पड़ गया, क्योंकि कार्तिक ने इनडायरेक्ट ये कह दिया था कि ये मीटिंग उसके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। तभी एक इन्वेस्टर यश से पूछने लगा, हाँ तो मिस्टर ओबरॉय, आपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा है? मुझे कितने का प्रॉफिट मिलेगा? ये सुनकर यश ने कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो इस सवाल का जवाब दे।
पर कार्तिक ने उसे फुल इग्नोर कर दिया। ये देखकर यश को कार्तिक पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी यश कहता है, हमारा काम शुरू हो ही गया है, डोंट वरी, ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल होगा। ये बात सुनकर जाहिर था कि वो इन्वेस्टर यश की बातों से कन्विंस नहीं हुआ, इसलिए उसने यश से फिर पूछा, डायरेक्टर जी, क्या आप मुझे और डिटेल में बता सकते हैं, क्या प्रोग्रेस है इस प्रोजेक्ट की? मैंने काफी पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया है। ये सुनकर तभी दशरथ जी कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर वर्मा, ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने आज तक किसी इन्वेस्टर को निराश नहीं किया है। इस पर वो इन्वेस्टर कहता है, आई होप सो, बट मेरी एक कंडीशन है। और फिर वो एक फाइल टेबल पर यश की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे इस प्रोजेक्ट में मिस सानिया चाहिए, सानिया पाठक। उसकी ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। सब जानते थे कि सानिया पाठक कभी किसी शो या प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनती थी, क्योंकि वो एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले राइटर थी और उसे मनाना लगभग नामुमकिन था। वो सिर्फ अपनी शर्तों पर ही काम करना पसंद करती थी। लेकिन ये बात जानते हुए भी यश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अरे बस इतनी सी बात, हो जाएगा। वहीं यश की ये बात सुनकर दशरथ जी उसे आंखें दिखाने लगे और फिर वो अपने मन ही मन में सोचने लगे, बेवकूफ कहीं का, क्या ये पागल हो गया है जो हाँ बोल रहा है? सानिया पाठक को किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना बच्चों का काम नहीं है, आखिर ये करना क्या चाहता है? वहीं यश ने बड़े आराम से वो फाइल देखकर कार्तिक की तरफ बढ़ा दी और फिर वो सबसे कहता है, आज से कार्तिक ही इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज होगा और वही मिस सानिया पाठक को बुलाने की जिम्मेदारी भी कार्तिक की ही होगी। वहीं कार्तिक ये सुनकर तो शॉक हो गया। उसने घूरकर एक नजर यश को देखा और फिर वो समझ गया कि ये जिम्मेदारी उसे सौंपकर यश सारा बिल उसके नाम पर फाड़ना चाहता था। और फिर ये सोचकर वो अपने मन ही मन में कहता है, ये उल्लू का पट्टा अपने आप को समझता क्या है? पहले क्या कम लोड था मुझ पर, जो अब ये एक और तोता मेरे सर पे बैठा रहा है, इसकी तो। वहीं ये सुनकर मिस्टर वर्मा खुश होकर कहते हैं, मिस्टर कार्तिक, हमने आपका काम देखा हुआ है। आपने आज तक अपना हर प्रोजेक्ट बखूबी हैंडल किया है और आपके प्रोजेक्ट हमेशा ही प्रॉफिटेबल भी रहते हैं और इसलिए आपके साथ काम करने में हमें बेहद खुशी होगी। मिस्टर वर्मा के मुंह से कार्तिक की तारीफ सुनकर यश अंदर ही अंदर जल गया और फिर वो उसी जलन के साथ अपने मन ही मन में कहता है, ये कार्तिक का बच्चा सबको बिना कुछ किए कैसे मना लेता है, इसकी तो ऐसी की तैसी। मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे मिस सानिया को बुलाता है। मैंने अगर तेरी ये सारी हेकड़ी ना निकाल दी तो मेरा नाम भी यश नहीं। वही कार्तिक इस प्रोजेक्ट को ना कहना चाहता था। अब ये बात अलग थी कि उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं था, पर वो इन सब में पड़कर बेवजह की आफत नहीं पालना चाहता था। तभी दशरथ जी कहते हैं, डोंट वरी, अब जब कार्तिक इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है तो ये जरूर अच्छा ही होगा। वहीं अब कार्तिक ये सुनकर चुप हो गया। दशरथ और यश दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि कार्तिक कभी दशरथ की बात नहीं काटेगा, क्योंकि कार्तिक ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था और इस बात को वो दोनों बाप बेटे हर वक्त फायदा उठाते थे। और फिर कुछ देर तक बातें ऐसे ही जारी रहीं और फिर 3 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई और सब एक एक करके बाहर चले गए। अब रूम में सिर्फ यश, दशरथ और कार्तिक थे। तभी यश ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेस्ट ऑफ लक भाई, अपना पूरा ध्यान इस प्रोजेक्ट पर लगाना। वो क्या है ना, मुझे शनाया के साथ हनीमून भी तो प्लान करना है, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और फिर ये बोलकर यश मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। और फिर दशरथ जी कार्तिक से कहते हैं, कार्तिक, इस प्रोजेक्ट के साथ हमारी कंपनी की इज्जत जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इसमें कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो इसलिए मन लगाकर काम करना, समझे? और फिर ये बोलकर वो भी वहाँ से चले गए। और फिर उन दोनों के जाते ही कार्तिक भी वहाँ से चला गया और फिर वो अपने केबिन में आकर बैठ गया। कार्तिक इस वक्त उस फाइल को घूर रहा था कि तभी रोनित वहाँ आया और वो आते ही कार्तिक से कहता है, तुमने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? वो लोग हर बार मुश्किल काम ही तुम्हें सौंपते हैं। वो लोग बस तुम्हें यहाँ दबा कर रखना चाहते हैं। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? रोनित और कार्तिक दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं रोनित की बात सुनकर कार्तिक कुछ नहीं बोला और वो अपनी फाइल देखने लगा और फिर उसने मन मारकर फाइल को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो फाइल देख रहा था
उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आने लगे। ये देखकर रौनित ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या है इस फाइल में? वहीं कार्तिक वो फाइल देखकर इसलिए हैरान था क्योंकि इस फाइल में नैना की बड़ी फोटो लगी हुई थी और उसके नीचे बड़े लेटर में लिखा हुआ था, सानिया पाठक, द बेस्ट बुक राइटर एंड नॉवेलिस्ट। वहीं नैना की ये असली पहचान देखकर कार्तिक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नैना एक बेस्ट सेलर राइटर थी जिसकी कहानियों के सब दीवाने थे। उसके लिखे प्ले और स्क्रिप्ट्स मार्केट में लाखों करोड़ों की कीमत में बिकते थे। और अब ये सब देखकर और जानकर कार्तिक एक गहरी सोच में डूब गया था। वहीं उधर शनाया अपनी शूटिंग में बिजी हो गई थी और इन सब में उसे कार्तिक को फोन करना बेकार ही लगने लगा था। जाहिर था कि उसे ये सब करना अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमेशा से कार्तिक ही पहले उसके पास आता था और वो कार्तिक के पास कभी नहीं जाती थी। पर इतने दिनों में कार्तिक ने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया था, जिससे उसे हैरानी हो रही थी। तभी वो अपने मन ही मन में कहती है, ये कार्तिक अपने आप को समझता क्या है? वो चाहता क्या है कि मैं अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर उसके आगे पीछे घूमती रहूं, उसकी हर बात मानूं? इनफ, ये तो मैं कभी नहीं करूंगी। तभी वो आगे फिर कहती है, ये कार्तिक के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, थोड़ा सा भाव क्या दो, ये लोग हमारे सिर पे बैठ जाते हैं। मुझे इस कार्तिक की अकड़ निकालनी ही होगी। ये सब सोचकर शनाया का गुस्सा काफी बढ़ गया था, पर उसने अपने आप को शांत किया और फिर उसने यश को फोन किया। वहीं उधर यश भी इस वक्त कार्तिक से बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। इसलिए जब उसे शनाया का कॉल आया तो वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, हाँ बोलो शनाया, क्या बात है? इस पर शनाया उससे प्यार से कहती है, यश, आज रात क्या हम डिनर पे चल सकते हैं? ये सुनकर यश कहता है, शनाया मुझे ऑफिस में काम है, हम फिर किसी दिन चलेंगे। पर शनाया फिर से जिद करते हुए कहती है, यश, तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते, तुम मुझे ऐसे मना कैसे कर सकते हो? ये सुनकर यश को शनाया पर गुस्सा तो आया, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, ओके फाइन, हम शाम को मिलते हैं, बाय। ये सुनने के बाद शनाया को अब जाकर अच्छा लगा और उसका ईगो भी शांत हुआ, क्योंकि शनाया हमेशा से ही ऐसे प्यार में पली बड़ी थी। उसके मम्मी पापा हो या फिर कार्तिक और अब यश, सभी उसके कंट्रोल में थे। तभी शनाया आगे कहती है, कार्तिक, बहुत जल्द तुम भी मेरे पास होगे। जैसे मैं यश को अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ, तुम्हें भी मेरे इशारे पर नाचना होगा। और फिर ये कहते हुए शनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी। अब कार्तिक आगे क्या करेगा? क्या होगा उसका अगला कदम? और शनाया क्या करने वाली थी? तो क्या होगा आगे? उस प्रोजेक्ट में नैना का नाम देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए जिस सानिया पाठक को मनाना है वो कोई और नहीं बल्कि नैना ही थी। और ये जानकर उसकी खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं इस वक्त रोहित उसे बहुत गौर से देख रहा था और फिर तभी वो कार्तिक से कहता है, मेरे भाई, तुम किस बात पर इतना खुश हो रहे हो? कहीं तुम्हें सदमा तो नहीं लगा ना? क्योंकि सानिया पाठक ऐसे ही कभी किसी शो का हिस्सा नहीं बनती। वो अपनी क्रिएटिविटी के लिए जानी जाती है और वो कभी किसी और के स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती और उसे मनाना तो जैसे इम्पॉसिबल है। और क्या तुम्हें इस बात का बुरा तो नहीं लग रहा कि उन्होंने जानबूझकर तुम्हें ही इस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया है? वही कार्तिक रौनित की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो थोड़ी देर बाद रौनित से कहता है, अच्छा, तो वो ऐसे ही किसी की बात नहीं मानती? हाँ, ऐसा है, पर अगर मैं उसे मना लूं तो? कार्तिक की बात सुनकर रोहित उससे कहता है, हाँ हाँ जरूर, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ सपने में। ये सुनकर कार्तिक फिर से जोर से हंसने लगता है और फिर वो हंसते हुए ही कहता है, अगर मैं कहूँ कि हमारे देश की सबसे बेहतरीन स्क्रीन प्ले राइटर इस वक्त मेरे ही घर पर है तो तुम क्या कहोगे? और क्या तुम जानते हो उसका असली नाम नैना है? कार्तिक की ये बात सुनकर रौनित पर तो जैसे बम ही गिर जाता है और फिर वो आगे कुछ नहीं बोलता और वो भूत बनकर कार्तिक को अविश्वास से देख रहा था, जैसे कह रहा हो, माना कि तुम हर काम अच्छे से करते हो पर ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया? क्या मतलब कि सानिया पाठक इस वक्त तुम्हारे घर में है? मेरे भाई, लंबी लंबी फेंकने की भी एक लिमिट होती है। तभी कार्तिक उसके हैरान चेहरे को देखकर उसकी बात समझ जाता है, जिसके बाद वो रौनित से कहता है, रौनित मेरे भाई, तुम एक काम करो, तुम आज रात को डिनर पे मेरे ही घर चलो, तुम्हें खुद ही सब पता चल जाएगा। और फिर ये बोलकर कार्तिक अपना सर चेयर पे टिकाकर आराम से बैठ गया।
आज उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था और फिर देखते ही देखते शाम भी हो जाती है, जिसके बाद कार्तिक और रौनक साथ में ही घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इस वक्त कार ड्राइव करते हुए कार्तिक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो ये बता रही थी कि वो आज कितना खुश था। तभी रौनक कार्तिक से कहता है, सच में मेरे भाई, क्या तुम सच कह रहे हो ना? द ग्रेट सानिया पाठक इस वक्त तुम्हारे घर में है। इस पर कार्तिक चिढ़ते हुए उससे कहता है, रौनक अब बस भी करो, तुम ये मुझसे 1000 बार पूछ चुके हो। तभी रौनक फिर से कुछ बोलने वाला था कि तभी कार्तिक ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया और फिर कुछ ही देर बाद वो दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही रौनक एक्साइटमेंट में कार्तिक से पहले ही घर के अंदर चला गया। वहीं ये देखकर कार्तिक भी तेजी से रौनक के पीछे अंदर आ गया। तभी उन्हें वहां रीत और रेहान की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर वो थोड़े आगे बढ़कर घर के गेट तक आ गए और तभी उन्हें गेट पर नैना खड़ी दिखी, जो इस वक्त दरवाजे पर अपनी पीठ किए हुए खड़ी थी। वहीं रेहान और रीत जैसे ही कार्तिक को देखते हैं तो वो दोनों नैना को बताने की कोशिश करने लगते हैं, पर कार्तिक उन्हें तुरंत चुप रहने का इशारा कर देता है। वहीं नैना रीत और रेहान को चुप देखकर उनसे कहती है, अरे तुम लोग एकदम चुप क्यों हो गए, क्या हुआ? और फिर वो आगे कुछ बोलती कि तभी पीछे से रौनक का फोन बजने लगा। ये सुनकर नैना एकदम से चौंक गई और फिर वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे गेट पर कार्तिक और रौनक खड़े थे। वहीं रौनक भी, जो काफी देर से नैना को देखने की कोशिश कर रहा था, वो भी अब जाकर नैना को देखता है और फिर वो उसे देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। वहीं नैना भी कार्तिक के साथ उस अनजान आदमी को अपने घर में देखकर हैरान थी। वहीं इस वक्त रौनक के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई थी और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसका वो इतना बड़ा फैन था वो अभी इस वक्त उसके ठीक सामने खड़ी थी। तभी कार्तिक उन दोनों को हैरान देखकर आगे जाता है और फिर वो रौनक को नैना से मिलवाते हुए कहता है, नैना ये है रौनक रॉय, मेरा असिस्टेंट कम दोस्त। और फिर वो रौनक की तरफ देखकर कहता है, और रौनक इनसे मिलो, ये है। वो आगे कुछ बोलता कि तभी रौनक ने उसकी बात काटते हुए कहा, सानिया सानिया पाठक, वर्ल्ड की बेस्ट राइटर एंड नॉवेलिस्ट, जिसकी कॉमिक टाइमिंग, इमेजिनेशन, राइटिंग स्किल्स कमाल की है। उसकी इस बात पर रीत चहकते हुए बोली, हाँ, हम भी जब इनसे पहली बार मिले थे तो हमें भी लगा था कि हमने इन्हें कहीं तो देखा है, पर किसने सोचा था कि ये कहानियों की दुनिया की क्वीन होंगी। हमें भी भाई के जाने के बाद ही पता चला। तभी रेहान कार्तिक के पास आकर उससे कहता है, ब्रो यू आर द बेस्ट, आप हमारे लिए इतनी अच्छी भाभी लेकर आए हो। बस अब आप जल्दी से नैना भाभी से शादी कर लो, हम और वेट नहीं कर सकते। रेहान की ये बातें सुनकर रौनक के सर पर जैसे दूसरा बम गिर जाता है। वो कार्तिक की तरफ आंखें बड़ी करके देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, अबे यार कार्तिक, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। सानिया पाठक शादी करेगी और वो भी तेरे से। ये सब जानने के बाद रौनक तो काफी हैरान हो गया था। तभी कार्तिक ने एक नजर नैना की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी, जैसे वो सुनना चाहती थी कि कार्तिक इस बात पर क्या कहने वाला है। वहीं कार्तिक अब रौनक की तरफ देखने लगा, जो अब भी हैरान हुए कुछ सोच रहा था। और फिर उसके हैरानी से भरे हुए चेहरे को देखकर कार्तिक को हंसी आ गई। और फिर कार्तिक कहता है, हम अगले हफ्ते ही शादी करेंगे, और वो भी मुंबई के बाहर। ये सुनकर रेहान और रीत की तो आंखें ही चमक गईं, और वहीं नैना का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया। वो अंदर से काफी खुश थी। भले ही ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, पर फिर भी वो बहुत खुश थी इस परिवार को पाकर, क्योंकि वो हमेशा से ऐसे ही परिवार में रहना चाहती थी। और वो आधे दिन में ही सूरज, किरण, रीत, रेहान सबके साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। वैसे नैना को कभी ऐसा प्यार अपनी फैमिली में देखने को नहीं मिला था, इसलिए वो पहले काफी घबराई हुई थी, ये सोचकर कि कार्तिक की फैमिली कैसी होगी। और यहाँ आते वक्त भी पूरे रास्ते उसे यही डर लग रहा था कि कार्तिक की फैमिली कैसी होगी। पर यहाँ आकर उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ था, जिसकी तलाश में वो जाने कब से थी। उन सभी लोगों को देखकर नैना को अब ये लग रहा था कि कार्तिक कितना लकी है जो उसे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। पर उसे कभी ऐसा प्यार नहीं मिला था अपनी फैमिली से, पर अब यहाँ आकर उसे वो प्यार मिल गया था।
तभी कार्तिक धीरे से मुस्कुराते हुए रोनित के कान में कहता है, अपनी आंखें छोटी कर ले बेटा, वरना निकल के बाहर आ जाएंगी। कार्तिक की ये बात सुनकर तभी रोनित ने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए और नैना से हाथ बढ़ाकर हेलो कहा। जवाब में नैना ने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिला लिया। तभी सूरज और किरण जी वहां आए और उन्होंने आते ही कार्तिक और रोनित को जल्दी से तैयार होने के लिए कहा, क्योंकि वो सब लोग आज बाहर डिनर करने का प्लान बनाए हुए थे। वहीं सूरज जी और किरण जी की बात सुनकर रेहान और रीत जोर जोर से चिल्लाने लगे, हुर्रे हुर्रे। वहीं उनकी बात सुनकर कार्तिक और रोनित ने भी अपनी हाँ में गर्दन हिलाई और फिर थोड़ी देर में वो दोनों भी रेडी होकर आ गए। और फिर उधर कार्तिक, नैना और रोनित और इधर सूरज जी, किरण जी और रीत रेहान डिनर करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। जो रेस्टोरेंट उन्होंने बुक किया था वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था और वो उनके घर से थोड़ी ही दूर पर था, इसलिए वो कुछ ही देर में उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच गए। वहीं कार्तिक ने पहले ही उस रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया था और वहीं उनके ठीक सामने यश और शनाया का रूम था, जिससे वो अनजान थे। वहीं जैसे ही शनाया वॉशरूम से आ रही थी तो तभी उसने वहां कार्तिक को किसी लड़की के साथ अपने सामने वाले रूम में जाते हुए देखती है। ये देखकर शनाया को काफी हैरानी होती है कि कार्तिक यहाँ किसी लड़की के साथ क्या कर रहा है। अब उसे ये देखकर जलन होने लगी, क्योंकि जब उसने कार्तिक से ब्रेकअप किया था तो तब उसे ये लगा था कि कार्तिक उसकी याद में इस वक्त किसी देवदास की तरह होगा। लेकिन जब वो यहाँ कार्तिक को दूसरी लड़की के साथ देखती है और वो भी एकदम नॉर्मल, तो उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है और फिर वो अपने रूम में यश के पास चली जाती है। लेकिन वो इस वक्त भी कार्तिक और उस लड़की के बारे में ही सोच रही थी। वहीं शनाया को ऐसे सोचते हुए देखकर यश उससे पूछता है, शनाया क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? अभी कुछ देर पहले तो तुम बहुत खुश थी, अब अचानक तुम्हें क्या हुआ? लेकिन शनाया उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है। ये देखकर यश हैरान होता है और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, वो तो शनाया थी जो उसे जिद करके यहाँ ले आई थी और अब खुद शनाया उसे कंफ्यूज कर रही थी। तभी यश ने दोबारा उससे पूछा, शनाया क्या बात है, कुछ तो बताओ। ये सुनकर तब शनाया यश से कहती है, मैंने अभी कार्तिक को किसी लड़की के साथ देखा और मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे ऐसा कुछ होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वहीं यश तो जैसे कार्तिक के नाम से ही चिढ़ गया था, क्योंकि आज उसे कार्तिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था और ये गुस्सा उसने आज दोपहर से ही दबा कर रखा था। इसकी वजह थी कार्तिक का रुतबा, जो आज उसने ऑफिस में देखा था, क्योंकि आज ऑफिस में सभी कार्तिक की ही बातें कर रहे थे। वहीं जब तक वो प्रोजेक्ट उसके हाथ में था तो वहाँ लोगों को उसके सक्सेस होने पर डाउट था, लेकिन कार्तिक के इंचार्ज बनते ही लोगों को ये प्रोजेक्ट फायदेमंद लगने लगा था। यहाँ तक कि उसके फादर भी कार्तिक पर उससे ज्यादा भरोसा करते थे और आज का पूरा दिन कार्तिक की वाहवाही सुनकर उसके कान पक गए थे। इसलिए यश अंदर ही अंदर काफी जल रहा था। इस वक्त तो उसका मन ये कर रहा था कि वो शनाया को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दे, क्योंकि वो उसी के सामने उसके ही भाई के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती थी। शनाया के मुंह से कार्तिक का नाम सुन सुनकर यश अंदर ही अंदर पागल हो रहा था। और फिर यश गुस्से में शनाया से कहता है, शनाया तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है कि कार्तिक किसके साथ है और किसके साथ नहीं। हमारी तो रिंग सेरेमनी भी हो गई है, फिर तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? और मैंने तो तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया है, मंगेतर हूँ मैं तुम्हारा, और बहुत जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी और तुम अब भी कार्तिक कार्तिक की रट लगाए बैठी हो। अगर तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि तुम मेरी हो, कार्तिक की नहीं, और आगे से मेरे सामने उस कार्तिक का नाम दोबारा मत लेना, समझी? यश की ये बात सुनकर शनाया उससे कुछ नहीं बोली। उसे यश का ऐसे चिल्लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और इस वक्त उसे खुद के फैसले पर काफी अफसोस हो रहा था, क्योंकि यश से पहले वो कार्तिक के साथ पूरे 7 साल तक रिलेशनशिप में रही थी और तब उन्होंने कई बार यश को लेकर बात की थी, पर आज तक कार्तिक ने कभी यश को लेकर उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और कार्तिक उसकी हर बात मानता था। पर वहीं यश सिर्फ उसके कार्तिक नाम लेने पर उसे इतना जोर से डांटा था और यही बात सोचकर शनाया को काफी बुरा लग रहा था और इसलिए वो चुपचाप अपना सर झुकाकर वहां बैठ गई।
क्या शनाया को अब कार्तिक की फिक्र होने लगी है? और क्या यश होने और वाला है? शनाया जब डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं तो कुछ देर के लिए वो एक प्राइवेट रूम में रुक जाते हैं और फिर तभी शनाया कार्तिक को किसी लड़की के साथ देखती है, जिससे वो बहुत हैरान होती है। और ये बात जब वो यश को बताती है तो यश कार्तिक का नाम सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाता है। तभी रूम के दरवाजे पर एक वेटर नॉक करता है तो ये देखकर यश कहता है, कौन है? इस पर वो वेटर कहता है, सर ऑर्डर लेने आया हूँ। ये सुनकर यश कहता है, कम इन। इस पर वो वेटर अंदर आता है और मेन्यू को वहीं टेबल पर रख देता है। ये देखकर यश बेमन से वो मेन्यू शनाया की तरफ बढ़ा देता है। यश के ऐसे बिहेव को देखकर वो कहती है, ये यश, इसकी इतनी हिम्मत कि मुझ पे चिल्लाया। मैंने इसे हाँ क्या कर दी, इसके तो पर ही निकल आए। और अब ये चाहता है कि मैं अपना और उसका ऑर्डर दूं। ये कितना बुरा और आलसी है। अगर अभी कार्तिक यहाँ होता तो मुझे ये काम करना ही नहीं पड़ता। कार्तिक को मेरी हर फेवरेट डिश पता है, कितना ध्यान रखता था वो मेरा। और ये यश एकदम निकम्मा। काश कि कार्तिक दशरथ अंकल का जायज बेटा होता और ये नाजायज, तो आज मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता। उफ, ये यश। शनाया, ये तूने किस आफत को अपने गले लगा लिया? अब शनाया को वापस से कार्तिक के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगे कि कैसे वो जब कार्तिक के साथ बाहर जाती थी तो कार्तिक उसकी हर पसंद का खाना उसके बिना पूछे ही मंगवा लिया करता था और वो उसकी हर छोटी बात का ध्यान रखता था। ये सब सोचकर शनाया एकदम से उदास हो गई। उसे इतने सालों में कार्तिक की अटेंशन की आदत हो गई थी और इसलिए उसे अब रह रहकर बस यही ख्याल आ रहे थे कि क्या कार्तिक उस लड़की के साथ भी वैसे ही बर्ताव करता होगा जैसे वो उसके साथ करता था, और क्या उसका इतनी जल्दी मूव ऑन करना सही था। ये तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। सच बात तो ये थी कि उसे कार्तिक का किसी और लड़की के साथ होना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी यश उससे कहता है, अरे शनाया, इतना क्या सोच रही हो? जो ऑर्डर करना है वो जल्दी करो। ये सुनकर शनाया ने बेमन से जो मन किया वो ऑर्डर किया और फिर वो दोनों डिनर करने चले गए। वहीं दूसरी तरफ दूसरे प्राइवेट रूम में पूरा मेहता परिवार खुशियां मना रहा था। आखिर इस परिवार में एक नया मेंबर जो जुड़ने जा रहा था। वहीं कार्तिक ने सबके लिए उनकी ही पसंद का खाना ऑर्डर करवाया था और फिर सबने साथ में हंसते हुए और मस्ती करते हुए अपना अपना डिनर कंप्लीट किया। वहीं प्राइवेट रूम से बाहर निकलते वक्त शनाया एक बार कार्तिक को देखना चाहती थी कि वो क्या कर रहा है, पर यश के साथ होते हुए वो ये कर नहीं पा रही थी। तभी शनाया ने एक आइडिया लगाया और फिर वो एक कॉल का बहाना करके वापस कार्तिक के रूम के पास आ गई। और फिर तभी इत्तेफाक से उसी वक्त एक वेटर भी वहाँ आ गया जो कार्तिक के रूम में ही एंटर करने वाला था। और तभी वेटर के नॉक करने पर कुछ देर में उस रूम का दरवाजा खुल गया। ये देखकर शनाया ने खुले दरवाजे की आड़ से कार्तिक को देखा, जो इस वक्त नैना के बिल्कुल पास में ही बैठा हुआ उससे मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। वैसे तो सभी अपने में बिजी थे, पर रोनित की नजर शनाया पे पड़ गई, जिसका फायदा उठाते हुए उसने अपने बाजू में बैठे हुए कार्तिक को धक्का दे मारा, जिससे कार्तिक नैना की तरफ झुक गया। वहीं अचानक एक दूसरे के इतने करीब आने के बाद कार्तिक और नैना एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इस वक्त दोनों के ही चेहरे लाल पीले हो गए थे। वहीं उन दोनों को इतने करीब देखकर शनाया का दिल जलन से भर उठा और वो वहां जाकर कार्तिक को थप्पड़ मारना चाहती थी, पर अगले पल उसे यश का ख्याल आया और वो शांत हो गई और फिर वो फौरन वहां से निकल गई। वहीं उसके जाने के बाद रोनित के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई और फिर जब उसने कार्तिक की तरफ देखा तो उसका चेहरा एकदम छोटा हो गया, क्योंकि कार्तिक उसे गुस्से से घूर रहा था। और फिर कार्तिक ने उससे इशारे में पूछा, अबे साले, ये क्या किया तूने? तूने जानबूझकर मुझे धक्का मारा, तेरी तो मैं दुनिया हिला दूंगा। ये देखकर रोनित ने बेचारा सा चेहरा बनाकर माफी मांगने की कोशिश की, पर कार्तिक ने बिना उस पर रहम खाए यूं ही अपने पैर से एक जोरदार लात मार दी, जिससे रोनित को बहुत जोर की चोट लगी, पर उसने अपनी चीख अंदर दबाते हुए अपना पैर सहलाने लगा। वहीं उधर अब शनाया का हाल और भी बुरा हो गया था। डिनर करने के बाद यश उसे घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी से निकल पड़ा और रास्ते में उसने शनाया से बात करने की काफी कोशिश की, पर शनाया ने उससे कुछ भी बात नहीं की, जिससे यश को काफी गुस्सा आ गया। इसलिए आगे उसने भी शनाया से कुछ नहीं पूछा।
और सीधा उसे घर पहुंचाकर वो भी चला गया। वहीं इधर भी कुछ देर बाद कार्तिक और बाकी सब भी घर को निकल गए। और फिर अगले दिन ऑफिस में रोनित कार्तिक के केबिन में आया और उसके मजे लेते हुए बोला, क्या मेरे हीरो, क्या हाल है? अब तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं। नैना जो आ गई है तुम्हारे पास। ये सुनकर कार्तिक ने रोनित को घूर कर देखा और उससे पूछा, मुझे यकीन है तुम मुझे यहाँ ये बोलने तो नहीं आए होगे, तो मुद्दे पर आओ। ये सुनकर रोनित कहता है, तुम्हारे उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ और क्या तुमने नैना से बात की या नहीं? उसने क्या कहा? क्या वो मान गई या कोई शर्त रखी या कहीं उसने आने से मना तो नहीं कर दिया? ये सुनकर कार्तिक मुस्कुरा देता है और फिर वो आगे कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है मेरे भाई, द ग्रेट यश ने मुझे ये काम सौंपा है, इस बात पर उसकी थोड़ी फिरकी लेना तो बनता ही है। ये सुनकर रोनित के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। वो खुद भी यश को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तभी राकेश ने कार्तिक के केबिन के बाहर नॉक किया, जिस पर कार्तिक ने कम इन कहा। राकेश वर्मा यश का असिस्टेंट था। वहीं कार्तिक के बुलाने पर वो आकर कहता है, कार्तिक, यश सर ने कॉमेडी नाइट्स प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। ये सुनकर कार्तिक बड़ी बेफिक्री से कहता है, जाओ उसे कह दो कि मैंने अभी तक काम शुरू नहीं किया और मिस सानिया पाठक ने भी आने के लिए मना कर दिया है। ये सुनकर राकेश वहाँ से चला गया और फिर उसने ये मैसेज यश को जाकर दे दिया। वहीं वो मैसेज सुनकर यश खुश हो जाता है और फिर वो खुद से कहता है, यश अब जाकर आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखता हूँ कार्तिक तुम यहाँ कैसे टिक पाते हो। वहीं राकेश के जाते ही कार्तिक और रोनित हंसने लगे। वहीं उधर शनाया के घर पर शादी की शॉपिंग चल रही थी। उसकी माँ बार बार खरीदे हुए सामान को चेक कर रही थी। उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। वहीं शनाया के पापा ने तो एक लग्जूरियस वेडिंग हॉल बुक कर दिया था और वो इस वक्त वेडिंग प्लानर से बेस्ट डेकोरेट की डिजाइन दिखाने को कह रहे थे। इन सब में शनाया भी खुद को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी वो खुद से कहती है, शनाया, तू भी तो यही चाहती थी कि तुम्हें एक राजकुमार मिले। यश अमीर है, हैंडसम है, फैमिली का अगला सक्सेसर है, और क्या चाहिए? और ये सब कार्तिक तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता था। तेरा फैसला एकदम सही है। प्यार से जिंदगी की जरूरतें पूरी नहीं होती, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तेरे लिए यश ही सही है, एकदम सही है। तू कार्तिक के साथ में शादी के बाद भी रिश्ता रख सकती है, क्योंकि कार्तिक सिर्फ तुम्हारा है और वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। कार्तिक चाहे जहाँ जाए, उसे आज नहीं तो कल तेरे पास आना ही होगा। वहीं कंपनी में दशरथ यश को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं, यश, मिस्टर कपाड़िया के साथ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसका क्या हुआ? वो कह रहे थे कि उनके प्रोडक्ट की हमारी तरफ से अभी तक कोई मार्केटिंग नहीं हुई है, और मिस्टर वत्सल कह रहे थे कि वो अपनी शॉपिंग मॉल के एड के लिए तुमसे मीटिंग करना चाहते थे, पर तुमने 3 बार मीटिंग करने से इनकार कर दिया। और वहीं उधर मिस्टर धीरज ने कहा कि अभी तक उन्हें सोशल मीडिया पर किए गए प्रोडक्ट प्रमोशन का पेमेंट नहीं मिला है, क्योंकि तुमने ऐसा करने से राकेश को मना किया है। ये सुनकर यश बड़े बेफिक्री से उन सभी बातों को अनसुना कर देता है और वो आगे कहता है, डैड, गुड न्यूज है, सानिया पाठक ने शो में आने से मना कर दिया है। अब मैं उस कार्तिक को धक्के मारकर हमारी कंपनी से बाहर निकाल सकता हूँ। ये सुनकर दशरथ को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो जोर से अपना हाथ टेबल पर पटककर उससे चीखते हुए कहते हैं, यश, चुप हो जाओ। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। आज बोल दिया है, पर आगे मत बोलना। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कार्तिक को कंपनी से निकाल देते हो तो वो बेरोजगार हो जाएगा, हमसे नाक रगड़ के नौकरी की भीख मांगेगा? अगर तुम ये सोचते हो तो तुम गलत हो। तुम्हें पता नहीं है, पर रोजाना कार्तिक को दूसरी कंपनी से बड़े पोस्ट की हाई सैलरी पैकेज की ऑफर आती रहती है, और वो तुम्हारी तरह कामचोर नहीं है। उसका काम और उसकी मेहनत सबको दिखती है। सब तुमसे कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सब अंधे हैं। और फिर दशरथ जी उससे आगे कहते हैं, कार्तिक भले ही तुमसे नीचे पोस्ट पर काम करता हो, पर पूरे कंपनी के अंदर से लेकर बाहर तक सब उसी के काम को इज्जत देते हैं। उसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा आधे से ज्यादा काम तो कार्तिक ही करता है। अगर उसने ये कंपनी छोड़ भी दी तो वो ऐसे ही एक नहीं बल्कि 10 कंपनी अकेले ही खड़ी कर देगा, समझे? उसे हल्के में मत लो, उसकी पहुंच तुमसे कहीं ज्यादा है। वहीं कहीं दूर किसी घर में वैभव सिन्हा सभी गार्ड्स पर चिल्ला रहे थे, नैना कहाँ चली गई? ऐसे कैसे वो चली गई? किसी ने उसे रोका भी नहीं।
शादी के चंद दिन पहले ही वो शादी से भाग गई? ये तो इम्पॉसिबल है। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि सबको पता चल गया है कि हमारी नैना की शादी होने वाली है। सबके सामने मजाक बन जाएगा मेरा। नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और फिर वो गुस्से में आगे कहते हैं, जाओ सबके सब जाओ, पर कहीं से भी नैना को ढूंढ कर निकालो। मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या करोगे। आई वॉन्ट नैना एट एनी कॉस्ट। अगर मुझे नैना नहीं मिली तो तुम सबकी खैर नहीं। अंडरस्टैंड? गेट लॉस्ट। वहीं ये सुनकर सभी गार्ड्स नैना को ढूंढने के लिए वहां से चले गए और उन सब गार्ड्स के जाते ही वैभव जी गुस्से में आकर अपने पास में रखा हुआ एक फ्लावर पॉट जमीन पर फेंक देते हैं। ये देखकर उसकी माँ मीनाक्षी उनसे आकर कहती है, वैभव बेटे शांत हो जाओ, हमें मिल जाएगी नैना। आखिर वो कहाँ जा सकती है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसे बिना बताए शादी से भाग कैसे गई और क्यों। इस घर में सिर्फ तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, पसंद करते हो, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो शादी से भाग गई? ये सुनकर वैभव अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, आई डोंट नो मॉम, आई जस्ट वॉन्ट नैना। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। वो ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वहीं इधर सीईओ के ऑफिस में दशरथ जी यश को काफी डांट रहे थे। वहीं यश को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि दशरथ जी उससे ये सब कहेंगे। और फिर उनसे डांट खाने के बाद यश के दिल में कार्तिक के लिए और नफरत बढ़ गई और फिर वो बिना कुछ बोले हुए गुस्से में वहाँ से चला गया। और फिर वो बाहर आकर कार्तिक के ऑफिस की तरफ बढ़ गया और फिर वो कार्तिक के केबिन में बाहर आकर रुक गया। तभी उसे अंदर से कार्तिक के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कार्तिक इस वक्त रोनित पर चिल्ला रहा था और उसकी आवाज से ये साफ पता चल रहा था कि उसे सानिया पर कितना गुस्सा आ रहा था। ये वैभव सिन्हा कौन था और वो क्यों नैना को ढूंढ रहा था? वहीं कार्तिक रोनित पर क्यों चिल्ला रहा है और उसे क्या हुआ जब यश कार्तिक के ऑफिस के केबिन की तरफ आता है तो वो कार्तिक को किसी पर चिल्लाते हुए देखता है तो वो थोड़ा देखने लग जाता है। तभी वो देखता है कार्तिक अपने केबिन में रोनित पर चिल्ला रहा है। तभी कार्तिक रोनित से कहता है, ये सानिया पाठक अपने आप को समझती क्या है? क्या मतलब कि अगर मुझे उसे अपने शो में लाना है तो मुझे खुद उसके पास जाना होगा? मेरी कोई इज्जत है या नहीं? इस पर रोनित कार्तिक से कहता है, रोनित सर, वो बस इतना चाहती है कि ये ऑफर आप खुद उनके पास जाकर दें, बस इतना ही। वहीं ये सुनकर कार्तिक और भड़क उठता है और फिर वो आगे रोनित से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं अपने हर शो के लिए पर्सनली सबके पास जाऊं? क्या इसी दिन के लिए मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी? तभी रोनित उससे कहता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, बस एक बार की ही तो बात है। वो बस अपनी कुछ बातें आपसे मनवाना चाहती है और कुछ नहीं। ये सुनकर कार्तिक फिर से उससे गुस्से में कहता है, क्या यू नो व्हाट, भाड़ में जाए ये शो, लेकिन मैं इसके लिए अपनी ईगो को दांव पे नहीं लगा सकता, समझ गए? वो जानती नहीं है मुझे। उसे क्या लगता है अगर वो इस शो का हिस्सा नहीं बनेगी तो हम लॉस में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं कुछ भी करके अब उसे इस प्रोजेक्ट में नहीं आने दूंगा। आखिरकार ये मेरी इज्जत का सवाल है। उसने मेरी बेइज्जती की है, अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। इस पर रोनित उससे कहता है, ओके सर, जैसा आपको ठीक लगे। मैं डायरेक्टर यश को बोल देता हूँ कि मिस सानिया की तबीयत खराब होने की वजह से वो हमारे साथ काम नहीं कर सकती। वहीं बाहर ये सब सुनकर यश का बड़ा हुआ सारा गुस्सा हवा हो गया। वो अपने पापा का गुस्सा कार्तिक पे उतारने आया था, पर अब ये सब सुनकर उसके भड़कते हुए दिल को ठंडक मिल गई और फिर वो मुस्कुराकर अंदर आते हुए कहता है, क्या हुआ मेरे भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? इस पर कार्तिक जानबूझकर हड़बड़ाते हुए उससे कहता है, यश तुम यहाँ? अरे नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही एक बात कर रहे थे, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। वैसे तुम बताओ कैसे आना हुआ? वहीं यश कार्तिक को ऐसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे लगा कि बदला लेने का ये एकदम सही मौका था, इसलिए वो कार्तिक से कहता है, कार्तिक तुम झूठ मत बोलो, मैंने सब सुन लिया है जो तुमने अभी अभी कहा था। लुक कार्तिक, क्या करोगे मुझे नहीं पता, बट आई वॉन्ट सानिया पाठक इन माई शो एट एनी कॉस्ट। ये सुनकर कार्तिक तपाक से बोला, इट इज नॉट पॉसिबल, शी इज आउट ऑफ मुंबई। इस पर यश कार्तिक को ऑर्डर देने के अंदाज में कहता है, आई डोंट केयर, अगर ऐसा है तो तुम भी मुंबई के बाहर जाओ, उसे मनाओ, ललचाओ, भीख मांगो, जो कर सकते हो करो, मुझे वही चाहिए। ये सुनकर कार्तिक उससे हिचकिचाते हुए कहता है, लिसन यश, दरअसल बात ऐसी है कि वो। कार्तिक इतना ही बोल पाया था कि तभी यश ने उसकी बातों को अनसुना करके बड़े ठाट से वहां जाने लगा और फिर बाहर आते ही उसके चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई।
उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। वहीं यश के जाते ही कार्तिक और रोनित एक पल के लिए एक दूसरे को चिंता से देखते हैं और फिर एकदम से वो दोनों मुस्कुरा देते हैं। तभी रोनित हंसते हुए कहता है, क्या बात है कार्तिक, तुम तो बड़े नौटंकीबाज निकले। क्या कमाल की एक्टिंग की थी तुमने। मान गए, एक पल को तो लगा था कि तुम सच में मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। वहीं रोनित की बात सुनकर कार्तिक उससे कहता है, अरे इसमें क्या है, तुमने अभी तक कार्तिक के टैलेंट को देखा ही कहाँ है। ये सुनकर रोनित यश का मजाक बनाते हुए कहता है, ये यश आज सच में बेवकूफ बन गया। इसे बेवकूफ बनाना सच में कितना आसान है ना? इस पर कार्तिक उससे कहता है, रोनित अब ये सब छोड़ो और काम की बात सुनो। सभी लोगों के लिए जयपुर जाने की तैयारी शुरू कर दो। अच्छा है, अब मुझे कुछ दिन उस यश की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन होने वाले हैं। इस पर रोनित हाँ कहकर वहाँ से चला गया। वहीं उसके जाते ही कार्तिक अपने घर पर फोन करके सबको इन्फॉर्म करता है कि वो कल सभी जयपुर जा रहे हैं। वहीं जयपुर जाने की बात सुनकर घर में सब लोग खुश हो गए थे और फिर कार्तिक ने रोनित से कहकर अपना अगले हफ्ते का सारा काम एडवांस में करने लगा, जिसके लिए वो दोनों पूरी रात ऑफिस में रहकर काम कर रहे थे। इसी बीच एक बड़ी खबर आई। मुंबई के सबसे बड़े रईस बिजनेसमैन आदित्य बिरला की बेटी नयनतारा बिरला की शादी बेंगलुरु के सबसे बड़े बिजनेसमैन वैभव सिन्हा से हो गई है। असल में वैभव सिन्हा की शादी पहले नयनतारा की छोटी बहन नैना बिरला से होने वाली थी, पर वो शादी से कुछ दिन पहले ही घर से अपने आशिक के साथ भाग गई थी और फिर अपने और वैभव के परिवार की इज्जत बचाने के लिए नयनतारा बिरला ने की वैभव सिन्हा से शादी। ये खबर अब तक की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज थी। सभी बस यही बातें कर रहे थे कि नैना नाम की लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ है जो इतने बड़े अमीर आदमी को अपने आशिक के लिए छोड़ दिया। सभी लोग नैना का मजाक बना रहे थे। वहीं नैना इन सब से काफी परेशान थी। उसे अच्छे से पता था कि अब आगे चलकर जब लोगों को पता चलेगा कि उसने वैभव को छोड़कर कार्तिक से शादी कर ली है तो सब लोग कार्तिक और उसका ही मजाक बनाएंगे, और इसलिए वो इन सब के बारे में कार्तिक से बात करना चाहती थी, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। तभी फिर नैना सोचती है कि कार्तिक के घर आते ही वो दोनों इसके बारे में आपस में बात करेंगे, पर उसकी उम्मीद से उल्टा कार्तिक तो घर आया ही नहीं। ये देखकर नैना ने कार्तिक को कॉल भी किया, पर कार्तिक ने एक मैसेज छोड़ दिया कि वो कल घर आकर बात करेंगे। अब तो नैना के पास कल का इंतजार करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। अगले दिन सभी जल्दी से एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो गए। कार्तिक अभी भी घर नहीं आया था। ये देखकर नैना ने फिर से उसे कॉल किया, पर कार्तिक ने ये कहकर कॉल रख दिया कि मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए मैं बाद में कॉल करूंगा। वहीं उधर कार्तिक भी जल्दी जल्दी से ऑफिस का जरूरी सारा काम निपटा रहा था और बाकी बचा हुआ काम रोनित को समझाने लगा और फिर करीब 11:30 बजे वो घर पहुंचा। ये देखकर नैना उससे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी किरण जी ने वहां आकर उसके कान पकड़ लिए और फिर वो कहने लगी, कार्तिक के बच्चे, शादी के वक्त भी इतना काम, जो तू कल घर ही नहीं आया, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये देखकर कार्तिक बच्चों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा, आ मामी, मेरा कान, मेरा कान, आ। ये देखकर रेहान और रीत दोनों कार्तिक को अंगूठा दिखाकर जोर जोर से हंसने लगे। वहीं ये देखकर नैना भी खुद को रोक नहीं पाई और वो भी हंसने लगी। तभी सूरज जी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, कार्तिक बेटे, हमने तुम्हारा जरूरी सारा सामान ले लिया है, तो अब चलो। ये सुनकर कार्तिक ने एक नजर नैना को देखा और फिर नीचे देखने लगा। इस वक्त उसका चेहरा लाल हो गया था। वहीं नैना का हाल भी कार्तिक से कुछ अलग नहीं था। जाहिर था कि शादी की बात कहना और शादी का होना दोनों में फर्क होता है। वहीं कार्तिक ने पहले ही सबको बता दिया था कि ये शादी एकदम सादगी से मंदिर में होगी, इसलिए किसी को भी ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। और फिर सब एयरपोर्ट पहुंचे और फ्लाइट से जयपुर के लिए रवाना हो गए। वहीं रोनित ने पहले ही उनके जाने का, रहने का, शादी का सारा काम कर लिया था, इसलिए सभी लोग मस्ती करते हुए जयपुर पहुंच गए। वहीं सूरज जी और किरण जी ने साफ साफ कार्तिक से ये कह दिया था कि शादी भले ही सादगी से हो, पर सारी रस्में पूरी होनी चाहिए। और फिर वो सभी लोग एक होटल में आकर रुके और आराम करने के लिए अपने रूम में चले गए।
बाद में पूरा दिन मेहता परिवार जयपुर के रास्तों पर घूमता रहा। वहीं नैना को भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो भी इस वक्त को बहुत एंजॉय कर रही थी। नैना भी कभी अपने प्यार के साथ यानी वैभव के साथ यहाँ आना चाहती थी, क्योंकि जयपुर उसके सपनों का शहर था। तभी रीत ने जबरदस्ती उसके साथ कई सारे फैमिली फोटोज क्लिक करवाई और फिर उसने कार्तिक और नैना का प्री वेडिंग शूट भी करवाया, जिसमें कार्तिक और नैना ने कई सारे कपल वाले फोटो खिंचवाए। उन्हें ये करते हुए काफी शर्म भी आ रही थी, पर रीत के आगे उनकी एक ना चली। वहीं रीत और रेहान कभी कार्तिक को नैना के एकदम पास कर देते, तो कभी कार्तिक को नैना को गोद में उठाने को कहते, तो कभी एक ही आइसक्रीम खाने को कहते, तो कभी साथ में चलने को और डांस करने को कहते, क्योंकि रीत और रेहान बस कार्तिक और नैना के लिए एक अच्छी यादें बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन सब में कार्तिक और नैना बुरे फंस गए थे। उन्हें ना चाहते हुए भी उनकी सारी बातें माननी पड़ रही थी। कभी उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना पड़ता था, तो कभी बार बार एक दूसरे को गले भी लगाना पड़ता था। जब जब भी वो दोनों एक दूसरे के पास आते थे, तो उन दोनों की धड़कनें काफी तेज हो जाती थी। कई बार तो वो दोनों एकदम से स्टैच्यू की तरह बस एक दूसरे को देखते रहते थे। उन्होंने साथ में अब तक इतनी फोटो क्लिक करवा ली थी कि अब उन्हें एक दूसरे को देखने भर से ही शर्म आ रही थी। और फिर कुछ देर बाद वो लोग शादी के लिए एक मंदिर में आए। वो मंदिर शिव भगवान का था। उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए और मंदिर के पंडित जी से कार्तिक और नैना की शादी की बात की। इस पर पंडित जी भी मान गए। फिर पंडित जी ने दोनों की कुंडली मिलाने के लिए उनसे कुंडली मांगी, पर उनके पास कुंडली नहीं होती है। इसलिए पंडित जी जन्म की तारीख और समय देखकर कुंडली बनाने लगे और फिर थोड़ी ही देर बाद वो बोले, इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इन दोनों की ही कुंडली एक दूसरे से बहुत मेल खाती है और अगले मंगलवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा इनकी शादी के लिए। पंडित जी की ये बात सुनकर सभी लोग काफी खुश हो गए और फिर अगले मंगलवार का दिन फिक्स हो गया कार्तिक और नैना की शादी के लिए। यानी उनके पास अब पूरे 4 दिन बाकी थे शादी के लिए। और फिर सभी लोग होटल वापस आ गए और हल्दी, मेहंदी, संगीत की प्लानिंग करने लगे। रात को करीब 10 बजे कार्तिक के रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, तो ये देखकर कार्तिक रूम का दरवाजा खोलता है, तो अपने सामने वो नैना को देखकर हैरान हो जाता है। और फिर तभी नैना उससे कहती है, कार्तिक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। नैना की ये बात सुनकर कार्तिक को कुछ समझ में नहीं आता, पर वो उसे कमरे में आने को इशारा करते हुए उससे पूछता है, बोलो नैना, क्या कहना था तुम्हें? सब ठीक तो है ना? इस पर नैना कहती है, हाँ सब ठीक है, पर मैं यहाँ तुम्हें अपने बारे में सब बताने आई हूँ, ताकि बाद में हमारे बीच कोई गलतफहमी ना रहे। तब नैना कार्तिक से आगे कहती है, मेरा पूरा नाम नैना बिरला है, वही नैना जिसके साथ वैभव सिन्हा की शादी होने वाली थी। ये सुनकर कार्तिक ज्यादा हैरान नहीं होता और वो आराम से नैना से कहता है, मुझे पता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पहले से पता है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो और टेंशन भी मत लो। वही कार्तिक का इतना आसान सा जवाब सुनकर नैना उसे हैरानी से देखती रह गई और फिर वो उससे आगे कहती है, तुम्हें सब पता है? कब और कैसे? और तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? नैना का ये सवाल सुनकर कार्तिक ने कहा, नैना, जब मैंने तुम्हें रिवेंज मैरिज वाला प्रपोजल दिया था, उसके अगले दिन ही मैंने रोनित से तुम्हारी जानकारी निकलवाने को कहा था, और जिस दिन तुम मेरे घर आई थी, उसी दिन मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया था। कार्तिक की ये बात सुनकर नैना को बहुत सुकून मिला और फिर वो आगे बोली, तो तुम्हें मेरी वजह से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना? अब क्या होगा? क्या कार्तिक और नैना कभी अपने इस अनजान दुश्मन से बच पाएंगे? तो क्या नैना जब कार्तिक से ये कहती है कि वो उसको अपने बारे में सारी बातें बताना चाहती है, ताकि आगे चलकर उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर जब ये कहकर वो कार्तिक को अपने बारे में बताने लगती है, तो कार्तिक उसकी बात सुने बिना ही उसको ये कहता है कि वो ज्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि वो उससे जब पहली बार मिला था तो उसी टाइम उसने उसके बारे में सब पता लगा लिया था। वहीं कार्तिक की ये बात सुनकर नैना काफी हैरान होती है और फिर कार्तिक काफी नॉर्मल होकर उससे आगे कहता है,
नैना, तुम्हें अभी तक मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। मेरा तो जन्म से लेकर आज तक परेशानियों से काफी अच्छा रिश्ता रहा है। मुझे अब उनसे और उनको मुझसे डील करने में बहुत मजा आता है और अब हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों का साथ तो अब यूं ही जिंदगी भर रहने वाला है, समझी? उसकी ये बात सुनकर नैना भी खुश हो गई क्योंकि अब उसके दिल पर कोई बोझ नहीं था। तभी नैना कार्तिक को छेड़ते हुए कहती है, वैसे कार्तिक, तुम्हारी एक बात तो माननी ही पड़ेगी, तुम्हारा रिवेंज मैरिज वाला आइडिया एकदम परफेक्ट है। इससे हम दोनों के ही लवर को तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं शनाया और वैभव दोनों गहरे सदमे में ना चले जाएं। इस पर कार्तिक उससे कहता है, सदमा लगे या ना लगे, हम तो बस इतना चाहते हैं कि उन्हें उनके किए पर पछतावा हो और शर्मिंदगी भी। ये सुनकर नैना भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, हाँ होगा, ऐसा जरूर होगा। उन्हें हमें छोड़ने की और चीट करने की सजा जरूर मिलेगी। और फिर ये बोलकर नैना कार्तिक के कमरे से बाहर आ गई कि तभी इतने में किरण जी भी वहाँ आ गई। ये देखकर नैना काफी हड़बड़ा गई और फिर वो वहाँ से जल्दी चली गई। वहीं किरण जी ने इतनी रात को नैना को कार्तिक के रूम से ऐसे जाते हुए देखकर वो खुद में ही मुस्कुरा देती हैं। वहीं इधर ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में यश का हाल बेहाल हो रहा था। एक तरफ उसकी शादी पास आ रही थी और दूसरी तरफ काम जैसे पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऑफिस में सबको पता था कि यश कितना बड़ा कामचोर था। वो अपना सारा काम अपने असिस्टेंट राकेश और मैनेजर कार्तिक से ही करवाता था। वहीं उसके फादर भी इन दिनों काम को लेकर उस पर काफी भड़के हुए रहते थे। वहीं आधी रात को ऑफिस में बैठे हुए यश खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था, उफ, ये कार्तिक सारा काम एक साथ कैसे कर लेता है, मैं क्यों नहीं कर पाता? कार्तिक, एक बार, बस एक बार तुम वापस आ जाओ। अगर मैंने तुमसे गिन गिन कर बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी यश नहीं। वहीं इधर वैभव का भी हाल अब काफी बुरा हो गया था। उसे नैना पर काफी तेज गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे आज ना चाहते हुए भी नयनतारा से शादी जो करनी पड़ी, इसलिए वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। और फिर तभी वो अपने आदमियों से कहता है, तुम लोगों को मैं 1 हफ्ता देता हूँ, मुझे इस 1 हफ्ते के अंदर नैना का पता ला कर दो, नहीं तो मैं तुम सबको इस दुनिया से लापता कर दूंगा, समझ गए? ये सुनकर सभी लोग वहां से चले गए और फिर वैभव शराब के नशे में चूर होकर कहता है, नैना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, इस बात का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाओ, पर मैं तुम्हारे तक पहुंच ही जाऊंगा, क्योंकि अब से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम और तुम्हारे उस कार्तिक की बर्बादी। कुछ दिनों बाद ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कंपनी के सीईओ के ऑफिस में दशरथ अपने क्लाइंट और इन्वेस्टर के साथ बैठे थे। मीटिंग में कई बड़े डायरेक्टर और मैनेजर भी आए हुए थे। उन सब के बीच यश अपना पेशेंस लेकर बैठा था। तभी मिस्टर आहूजा बोले, मिस्टर ओबरॉय, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमें ये कॉन्ट्रैक्ट 20 दिन में पूरा करके देंगे। कल ही 20 दिन पूरे हुए, लेकिन हमारा फिल्म का सेट अभी तक रेडी नहीं हुआ। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तभी मिस्टर शेट्टी भी कहते हैं, मिस्टर यश, हमारा काम ऐसी लोकेशन ढूंढना था जिससे हमें प्रॉफिट हो। आपने कहा था कि आप हमारे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग के लिए नए लोकेशन देंगे, पर आपकी तरफ से हमें अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और फिर वहां बैठे बाकी और लोग भी यश की शिकायत करने लगे। ये देखकर दशरथ जी गुस्से से अपनी आंखें छोटी करके यश को देखने लगे और फिर इशारे से उसे सब संभालने को कहते हैं। वहीं यश को तो इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में क्या किया जाए। तभी वो अपने मन ही मन में कहता है, पता नहीं कार्तिक सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज कर देता था, पर मैं कैसे इन सबको मैनेज करूं? तभी अचानक उसे एकदम से एक आइडिया आया और वो अपने असिस्टेंट राकेश को कार्तिक को लेकर आने को कहा। और फिर ये कहकर उसका चेहरा खिल गया, पर अफसोस वो खुशी उसके चेहरे पर ज्यादा देर तक नहीं रह पाई, क्योंकि तभी राकेश उससे कहता है, सर, कार्तिक को तो आपने ही काम से बाहर भेजा था। इस पर दशरथ जी बात को संभालते हुए कहते हैं, देखिए, मेरे बेटे ने हाल ही में ये कंपनी ज्वाइन की है, इसलिए ये सारी गड़बड़ हो रही है, बट डोंट वरी, हम अभी ही मीटिंग करके सब सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इस पर सभी ने हाँ कह दिया और फिर ये मीटिंग करीब 5 घंटे तक चली। वहीं इधर यश का दिमाग अब तक पूरा खराब हो चुका था,
क्योंकि मीटिंग के बीच में ही इन्वेस्टर पेपर वर्क देखना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए अब की बार सिर्फ यश की बातों पर यकीन करना रिस्की हो गया था। वहीं ये सुनकर तो यश के पसीने निकलने लगे। उसने सोचा था कि किसी तरह वो उन्हें इस वक्त मना लेगा और बाद में वो सब काम कार्तिक से करवा लेगा, क्योंकि उसका तुरंत काम करने का कोई भी इरादा नहीं था। इसलिए यश बहाना बनाते हुए कहता है, मिस्टर शेट्टी, दरअसल मेरे ज्यादातर काम मेरा मैनेजर कार्तिक हैंडल करता है और वो फिलहाल मुंबई से बाहर गया हुआ है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो बस एक बार वो आ जाए, फिर ये सारा रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। तभी दशरथ जी भी कहते हैं, यश, अगर ऐसा ही है तो अभी के अभी वापस बुलाओ उसे। ऐसे वक्त पर वो छुट्टी कैसे ले सकता है? ये सुनकर यश कहता है, डैड, मैंने ही उसे मिस सानिया पाठक वाले काम से भेजा है। इस पर दशरथ जी फिर कहते हैं, तो उसके असिस्टेंट को बुलाओ, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? ये सुनकर राकेश ने तुरंत रोनित को बुलाया। रोनित पहले से ही जानता था कि ये सब होगा, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था और वो अपने साथ 2 चपरासी को भी लेकर आया था, जिनके हाथों में कई सारी फाइलें थी। वहीं ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। तभी रोनित ने उन चपरासियों को सारी फाइल टेबल पर रखने को कहकर उन्हें वापस वहां भेज दिया। तभी दशरथ जी ने पूछा, ये इतनी सारी फाइलें तुम यहाँ लेकर क्यों आए हो और कार्तिक कहाँ है? ये सुनकर रोनित बड़े आराम से कहता है, सर, कार्तिक इस वक्त मिस सानिया पाठक के साथ है और वो उनके साथ नेगोशिएट कर रहा है। और रही बात इन सब फाइल की, तो ये सारा कार्तिक का काम है और उसने ये सारे प्रोजेक्ट पूरे कर दिए हैं, क्योंकि कार्तिक ने छुट्टी पर जाने से पहले ही इस पूरे हफ्ते का काम एडवांस में ही कर दिया था और मेरी उससे बात हो गई है। वो अगले बुधवार तक मुंबई भी आ जाएगा। और फिर रोनित आगे कहता है, और मुझे यकीन है कि कार्तिक के ना होने की वजह से किसी का भी कोई काम अधूरा नहीं रह गया होगा और ना ही किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर यश का चेहरा पूरा पीला पड़ गया था, क्योंकि आज वो फिर से कार्तिक से हार गया था। वहीं रोनित की बात सुनकर दशरथ जी भी चुप हो गए थे और फिर वो खुद से ही मन में कहते हैं, एक कार्तिक है जिसने यहाँ ना होते हुए भी सारा काम संभाल लिया, और एक ये निकम्मा यश है जिससे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। आज इसने फिर से सबके सामने मेरी नाक कटा दी। वहीं वहां बैठे हुए सभी लोग कार्तिक को अच्छे से जानते थे और उसकी बहुत इज्जत भी करते थे। यूं तो वो यश का मैनेजर था, पर मार्केट में उसकी यश से भी ज्यादा अच्छी रेपुटेशन थी और आज फिर से कार्तिक ने उन सभी को इम्प्रेस कर दिया था। वहीं मीटिंग भी अब जैसे तैसे खत्म हुई और फिर दशरथ जी ने मीटिंग के खत्म होने के तुरंत बाद ही यश को डांटना शुरू कर दिया। यश, ये सब क्या है? अभी तक तो तुम सीईओ भी नहीं बने और अपने काम सही से नहीं कर पा रहे हो। आगे चलकर तुम ये कंपनी कैसे संभालोगे? और फिर वो आगे कहते हैं, मुझे तो अब डर लग रहा है कि तुम्हारे हाथ में आने के बाद ये कंपनी रहेगी भी या नहीं। आखिर कब बड़े होगे तुम? सीखो कुछ कार्तिक से। उसने जाने से पहले अपना सारा काम एडवांस में कर दिया और एक तुम हो जो रोज कुछ ना कुछ गलतियां करते ही रहते हो। ये तो अच्छा है कि कार्तिक तुम्हारे अंदर काम करता है तो तुम उसका सारा क्रेडिट ले लेते हो, पर ये आगे कब तक चलेगा? सुधर जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सुधर जाओ, समझे? ये सुनकर यश कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब तो उसे इन सब की आदत पड़ चुकी थी और इसलिए उसे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं इधर यश की शादी की डेट भी पास आ गई थी और बहुत जल्द यश और शनाया की हल्दी और मेहंदी की सारी रस्में भी हो गई थी और आज संगीत था। वहीं इधर यश के सभी दोस्त उसे एक बार में हो रहे बैचलर पार्टी में लेकर आए थे। उन्होंने एक पूरा वीआईपी रूम बुक किया हुआ था, जहां ड्रिंक्स, गर्ल्स, डांसर्स, डीजे सब तैयारी करके रखी हुई थी। वहीं यश के कुछ दोस्तों ने उसे खुश करने के लिए कुछ लड़कियों का भी बंदोबस्त किया हुआ था। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, यश उसके फ्रेंड सर्कल में सबसे फेमस और अमीर जो था। और फिर यश ने अपने दोस्तों के साथ थोड़ी ड्रिंक की और फिर मस्ती में झूमने लगा। वहीं यश के आसपास इस वक्त काफी सारी खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं, जो उसे बार बार सिड्यूस कर रही थीं। वहीं यश भी ये स्पेशल ट्रीटमेंट काफी मजे से एंजॉय कर रहा था और फिर उसके दोस्तों ने जबरदस्ती उसे एक रूम में भेज दिया। उस रूम में एक खूबसूरत लड़की एक छोटी सी सिल्वर ड्रेस पहने हुए उसके सामने खड़ी थी
और उसे देखकर लग रहा था कि वो इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और जैसे उसे यहाँ कोई मजबूरी खींच लाई हो। वहीं इधर यश बिना कुछ सोचे समझे उसके करीब आ गया और फिर उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उस लड़की की काली नशीली आंखें, पतले से होंठ, गोरे गोरे गाल, पतली सी कमर, नाजुक से पैर देखकर यश तो जैसे पागल हो रहा था। इसलिए उसने बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाया और उसने उसे पकड़कर सीधे बेड पर धकेल दिया और फिर उसने बिना किसी शर्म के उसे किस करना शुरू कर दिया और फिर उसने धीरे धीरे उसकी ड्रेस को भी उसके बदन से अलग कर दिया। वहीं वो लड़की इस वक्त कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि वो मजबूर थी, इसलिए वो बस एक बुत बने हुए बेड पर पड़ी हुई थी। वहीं यश उसके साथ जो करना चाहता था वो सब कर रहा था और फिर यश ने अपने कपड़े उतारे और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगे। वहीं वो लड़की इन सब के बीच खुद को उसके बदन से दूर हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसकी कोशिशें नाकाम हो रही थी, जिसके बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वहीं यश को तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर इस पल को एंजॉय कर रहा था। अब क्या होगा? क्या यश पकड़ा जाएगा? और क्या शनाया और कार्तिक में आगे कुछ फिर से स्टार्ट होगा? तो क्या होगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए लव रिवेंज।